प्यारे भाई, क्या हाल चाल, कैसे मस्त हो? तो आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। इसमें हम आपको सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, चाहे एमटीएस का हो या फिर चाहे वो डीएलएड का हो या फिर रेलवे का हो। हर एक एग्जाम का हम सेट का क्वेश्चन लाए हुए हैं और ये चैप्टर वाइज चलेगा। आपकी डिमांड रही तो ये चैप्टर वाइज आपको लाया जाएगा। अभी फिलहाल इसमें मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे मिक्स होंगे और सारे पेपर के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चन पर समय देकर आपको बताएंगे और डिटेल सोल्यूशन उसका बताने का प्रयास करेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये मिक्स्ड होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, बढ़िया से एक बार देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है चतुर्भुज से रिलेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष के निर्देशांक 6,3 -4, -2, 3, 1 और 5,0 है। कहने का मतलब कि आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। तो कहने का मतलब है भाई, सुनना कि आपके पास एक चतुर्भुज है, आपके पास एक चतुर्भुज है, कोई सा भी एक चतुर्भुज है जिसके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, शीर्ष आपको दिया हुआ है। शीर्ष का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? तो कहोगे शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट है, शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,-3। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। शीर्ष का कोऑर्डिनेट 6,-3, बी है -4, सी है आपका 3,1 और डी है आपका 5,0, ठीक है ना। यही है। तो बोला है कि इसका एरिया बताओ, चतुर्भुज का एरिया बताओ। तो कोऑर्डिनेट देकर आपसे क्या पूछा है? चतुर्भुज का एरिया, ठीक है। तो आइए सुनना मेरी बात। आपसे कल ये भी पूछ सकता है कि एक त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दे दे, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दे, x, y, x1, y1, x2, y2, x3, y3। कल आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो हम ये दोनों सवाल जान लेते हैं। अगर आपसे कभी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे के एरिया पूछे, शीर्ष दे के एरिया पूछे, त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करना है? ध्यान से सुनना। एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपको फॉर्मूला से नहीं करना है, आपको सीधा समझिए क्या करना है। आपको करना है पहले हाफ कर देना है, कहोगे हाँ हाफ कर देंगे। फिर आप मोड लगाओगे, इसको बोलते हैं मोड, यानी कि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मोड लगाओगे। फिर जो है x है तो x लिखोगे, x1 y1 है तो x1 को ऊपर लिखोगे, y1 को नीचे लिखोगे, ठीक है। x1 को ऊपर लिखोगे, y1 को नीचे लिखोगे। फिर है x2 y2, तो अगले बार फिर यहाँ x2 को ऊपर, y2 को नीचे। फिर अगला है x3 y3, x3 को ऊपर, y3 को नीचे लिखोगे। क्लियर? कहोगे हाँ, ठीक है ना। कहोगे इसको यहां कर लेते हैं x2 y2। अब इतना करने के बाद, तीनों शीर्ष लिखने के बाद x1 को ऊपर लिखना, y1 को नीचे, x2 को ऊपर, y2 को नीचे, x3 को ऊपर, y3 को नीचे लिखने के बाद जो फर्स्ट में आप कोऑर्डिनेट लिखे हो, जो फर्स्ट में आप निर्देशांक लिखे हो, उसको दोबारा फोटोकॉपी कर देना, x1 y1, उसका मोड लगा देना। हमने क्या कहा कि जो आप सबसे पहले हाफ लगाओगे, फिर मोड लगाओगे, फिर x1 यहां लिखोगे, y1 इसके नीचे, फिर अगला x2 यहां लिखोगे, y2 इसके नीचे, x3 यहां लिखोगे, y3 इसके नीचे। फिर जो पहला वाला होगा उसको फोटोकॉपी कर देना है, ठीक है, उसी को उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे? या तो आप इस प्रकार से चलोगे, या तो आप इस प्रकार से चलोगे, या तो आप इस प्रकार से चलोगे। कहने का मतलब, या तो आप y1 से x2 का गुना करोगे, पहले आप क्या करोगे? y1 से x2 का गुना, ठीक है ना, प्लस y2 से x2 का गुना, y2 से x2 का गुना। फिर आप y2 से x3 का गुना करोगे, ठीक है, y2 से x3 का गुना, y2 से x3 का गुना करना है। y2 को x3 से क्या करना है? आपको गुना करना है। फिर अगला y3 को x1 से गुना करना है, y3 को x1 से गुना करना है। इतना कर लोगे, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस दे दोगे, ठीक है, सॉरी माइनस दोगे, माइनस करोगे, माइनस। अब करोगे y, अब उल्टा करना है, अब उल्टा करना है, ठीक है, अब उल्टा कर लेना है। तो y2 को x1 से गुना करोगे, अब y2 को x1 से गुना करना है, y3 को x2 से गुना करना है, y3 को x2 से गुना करना है। उसके बाद y1 को x3 से गुना करना है,
y1 को x3 से गुना करना है। बस आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंटू हाफ तो है ही, हाफ रखोगे और मोड लगा दोगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा, आपका एरिया ऑफ त्रिभुज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना। ठीक है, चल ये आप करोगे एरिया ऑफ त्रिभुज का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस प्रकार से एरिया आप निकालोगे। और हमको निकालना है चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज का कैसे करेंगे तो वो सुनना। इसको मिटा लेते हैं, पहले पहले इसको रफ कर लेते हैं। पहले इसको रफ कर लीजिए। ठीक है, अब हमको निकालना है त्रिभुज, ये चतुर्भुज का एरिया। तो चतुर्भुज का एरिया इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x1 y1, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x3 y3, इसको x4 y4। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? पहले हाफ करना है, सेम टू सेम पहले हाफ करना है, मोड लगाओगे। अब x2 y1, x1 को पहले ऊपर लिखोगे, y1 को नीचे। अगला है x2 y2, x2 को ऊपर y2 को नीचे, सेम टू सेम। x3 को ऊपर y3 को नीचे, अगला x4 को ऊपर y4 को नीचे। 4 हो गया, 4 कोऑर्डिनेट 4 बार लिखा गया। अब जो पहला वाला है उसका फोटोकॉपी x1 को y1 से मोड लगा देना है। जो हमने ट्रायंगल में किया था वैसे ही हमको इसमें करना है। हाफ हो गया, हाँ। उसके बाद अब या तो आप ऐसे चले जाओ, ऐसा ऐसी पहले शुरू कर लो, ऐसा ऐसी कर लो पहले। तो आप अगर x1 को y2 से मल्टीप्लाई करोगे, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करोगे, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अगला y3 को x2 से मल्टीप्लाई करो, x2 को y3 से, प्लस अगला x3 को y4 से, अगला x4 को y1 से। इतना करने के बाद ब्रैकेट, फिर माइनस। अब इसको अब ऐसे चले जाओ। एक बार हमने ऐसे ऐसे किया, एक बार हमने ऐसे करेंगे। ठीक है, एक बार हमें ऐसे करना है। y1 को x2 को y1 से गुना करना है, प्लस y2 को x3, x3 को y2 से करना है, प्लस x4 को y3 से करना है, x4 को y3 से करना है, प्लस x1 को y4 से करना है, x1 को y4 से करना है। ठीक है, बस अभी हम मोड लगा देना है और इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है ना, इसी को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चतुर्भुज का एरिया आप इस प्रकार से निकाल सकते हो जब उसका कोऑर्डिनेट गिवन हो। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सवाल सॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको आना चाहिए था। सवाल अब 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर हो जाएगा सारा सवाल, देखना। सबसे पहले क्या करना है आपको बता ही दिए, कोऑर्डिनेट लिखना है, हाफ करके कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट 6, -3, -4, -2, 3, 1। x1 को ऊपर लिखना है, y1 को नीचे। अब 5, 0। अब जो पहला वाला है उसको पेस्ट कर देना है 6, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसको इससे गुना करना है। ठीक है, पहले ऐसे गुना करो। 3 को जब -4 से हाफ करोगे, पहले -3 को -4 से गुना करोगे तो -3 को -4 से करोगे तो 12 आएगा, प्लस -2 को 3 से करोगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस 1 को 5 से करोगे तो 5 आएगा, प्लस 0 को 6 से करोगे 0 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस। अब उल्टा चलो, ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो। जब -2 को 6 से करोगे तो 12 आएगा माइनस का। 1 को जब 4 से करोगे तो -4 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा। 0 को 3 से करोगे तो 0 आएगा। -3 को 5 से करोगे तो -15 आएगा। मोड लगा दो, इसको सॉल्व करो। देखो, माइनस का 6 प्लस का 5 कितना हो गया? ऐसे देखो, 12 में से 6 घटाओगे, 6 में से 5 जोड़ोगे तो 11। ऐसे भी समझ लो, 6 में से 5 जोड़ोगे 11। ये पूरा कितना हो गया? 11 हो गया। ये कितना हो गया?
11 हो गया माइनस। देखो -12 -4 कितना हो गया, तो कहोगे 16 माइनस का। अब माइनस के 16 में से माइनस का 15 घटाओगे, माइनस का 16 हो जाएगा कि पूरा, माइनस का 16, माइनस का 16 में आप माइनस का 15 जोड़ोगे तो कितना 31 आएगा। कहोगे हाँ ये माइनस का 31 आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 31 आ गया, माइनस का 31। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहोगे हाँ तो प्लस हो गया। तो 11 में से 31 जोड़ोगे तो 4 1 1 2 3 1 4 42, तो जब वो जोड़ोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 आ गया। कहोगे हाँ। अब 42 का आधा ही तो आपको करना है, हाफ ही तो करना है, तो 21। तो आपका जो ऑप्शन है बताइए कौन सा है, 21 आएगा। समझ में आ गया, इसी प्रकार से आपका निकलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा करिएगा। देखिए बोला है 15% की दो क्रमिक वृद्धियां 12% की दो क्रमिक कमियां से कितनी प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब है क्या कि 15% की दो क्रमिक वृद्धि, 15% की दो क्रमिक वृद्धि है कि नहीं, 12% 12% की दो क्रमिक से 12% की दो क्रमिक कंटिन्यूअस सक्सेसिव 12% की जो कमी है उससे कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो आगे कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 15% और 15% का सक्सेसिव कितना होता है, 15 सक्सेसिव कितना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमको x और कोमा y, इन दो x% कोमा y% का अगर आपको सक्सेसिव निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 इंटू परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। x या तो प्लस होगा या तो माइनस, x या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, विथ साइन करना है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, विथ साइन करना है, ठीक है। चलो यहां है कि दो 15% की दो, अगर हम 15% की बढ़ोतरी करते हैं या फिर सक्सेसिव 15% का निकालेंगे तो कितना होगा। तो अगर हमको दो 15% का सक्सेसिव निकालना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर दोनों बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x प्लस एक्स इंटू बटे 100, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर दोनों निगेटिव है तो -x माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, ये भी एक फॉर्मूला है। तो उसी पर निकालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे छोड़ो, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका कितना आएगा 15%, 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100, तो हो जाएगा 3 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 225 बटे 100, इसको तोड़ोगे फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 30 प्लस 2.25 यानी कि इसका सक्सेसिव आ गया 32.25। क्लियर कहोगे हाँ। सेम उसी प्रकार से अगर हम दो कमी निकाले 12% की दो क्रमागत कमी निकालते हैं तो ये कैसे होगा, तो ये होगा -12, क्योंकि आपको भी साइन लिखना है -12, ठीक है, प्लस -12 इंटू -12 प्लस 12 इंटू 12 बटे 100, तो माइनस का 24 प्लस 144 बटे 100 माइनस का 24 प्लस 1.44, ठीक है। आपको करना क्या है, घटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 23 21 22, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो नहीं। इसका जो क्रमांकित जो आया है सक्सेसिव, इसका जो आया है 22.56 आया है, ठीक है ना, इसका 22.56 आया है। तो अब पूछ रहा है कितना अधिक है, कमी से कितना अधिक है। तो आप हमको बताओ 32.25 और 22.56 ये इससे कितना अधिक है। तो आप कहोगे कि सर हमको तो ये बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, कितना अधिक दिखाई दे रहा है, तो कहोगे इसमें से घटाओगे 915, ऐसे ही करो ना, आ जाएगा 915, और ये 11 में से 5 6 पॉइंट कितना, ये आ जाएगा आपका 30 31 31 31 में से 22 कम करो तो 8 1 9 9.69, 9.69 अधिक है किससे, तो 22.56 से इंटू 100, इसको इससे काटोगे और इसको आगे सॉल्व फर्दर आप करोगे। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, किससे कट रहा है, 6 5 11 2 2 4 5 4 9, 3 से तो कट ही रहा है, तो 3 से काट लो, 9 से भी कट रहा है ना, 5 4 9, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, आगे तो ये कट नहीं रहा है,
ये 2 से कटेगा, 2 से काटोगे तो 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटो, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना, तो 4 से जब काटोगे आप तो 4 छक 24, 4 एकम 4, 3 5 32, 3 2 32, 4 से काटोगे तो 25, तो इतना ही कटेगा, इसके अलावा तो और कोई कटने वाला है नहीं। इससे डिवाइड करो कितना आता है, पूरा सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 42.95, इतना आता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है आप मिला लो एक बार। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 42.95, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क दो ठोस बेलनों को पिघलाकर बनाई जाती है, जिसकी त्रिज्या 4 और 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई क्रमशः 6 और 4 सेंटीमीटर है। तो नई बेलन की त्रिज्या आपसे पूछा है। सवाल क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क, यानी कि सवाल को ध्यान से पढ़ना। बोला कि एक बेलनाकार डिस्क है, ठीक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसकी जो मोटाई है, जैसे ये बेलना है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, तो इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, ये पूरा मोटाई ये 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो मोटाई है, मोटाई कहने का मतलब इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। आगे बोला है कि इसको पिघलाकर, इसको पिघलाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। इसको जब हम पिघलाते हैं, जब मेल्ट करते हैं, इसको जब हम मेल्ट करते हैं तो दो छोटे छोटे बेलन बनते हैं, दो छोटे छोटे बेलन बनाया जाता है। इसको पिघला के दो छोटा छोटा क्या किया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। दो छोटा छोटा क्या, तो बेलन हम बनाते हैं इसको पिघलाकर। ऐसा सवाल में कह रहा है कि इस पूरे बड़े बेलन को, इस पूरे बड़े बेलन को जब हम पिघलाते हैं तो दो छोटे छोटे बेलन बनाते हैं, जिसकी जो त्रिज्या है, जिस दोनों की त्रिज्या जो है, इन दोनों की त्रिज्या कितनी है, तो 4 और 5 है। इसकी त्रिज्या 4, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस बेलन की जो ऊंचाई है, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि इस बेलन की ऊंचाई क्या है। तो मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना, मेरी बात को सुनना यहां तक और समझने की कोशिश करना कि जब भी आपको मेल्ट करे, जब भी आपको पिघलाए, अगर आपको मेल्ट किया जाता है, सवाल में मेल्टिंग लिखा होता है या फिर पिघलाना लिखा होता है, अगर किसी भी वस्तु को मेल्ट करके या पिघला करके अगर हम नई आकृति देते हैं तो उस केस में, उस केस में दोनों वस्तु का, दोनों तरफ का या फिर दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं रहता। कि जब हम किसी भी चीज को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उस केस में दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो हमने इस चीज को पिघलाया है, हमने क्या किया है, इस बड़े बेलन को, बड़े बेलन को हमने पिघला के दो छोटे छोटे बेलन बनाए हैं, ठीक है। जिसकी त्रिज्या हमने 4 रखी है, इसकी त्रिज्या हम 5 रखे, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आपको इसका वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम को जोड़ दोगे, इन दोनों का मिला हुआ वॉल्यूम बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, क्योंकि हम जब भी इसी चीज से जब बनाए हैं तो जो जितना ये वॉल्यूम है उसका भी यही वॉल्यूम होगा, इन दोनों का जोड़ का ही तो वॉल्यूम है, क्योंकि इसी से बनाया हुआ है चीजें, क्योंकि हाँ, तो इसका वॉल्यूम, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस केस में क्या होगा, तो पाई होगा इनटू, क्योंकि पाई देखो यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा, तो पाई कट जाएगा, तो पाई का मान मत रखो, आर का मान तो पता ही नहीं है, एच का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रखते हैं, बराबर। यहां वर्क करेंगे तो पाई आर 1 स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई आर 2 एच 1h2, ठीक है। पाई यहां भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। R1 कितना है, तो 4 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 6 प्लस पाई इंटू R2 कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो अब डायरेक्ट करो, देखो पाई यहां भी पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो। तो अगर आप पाई कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, सुनना, अगर आप पाई कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा 4 चौक 16 चौका 16 96। ऐसा करो कि पाई भी कॉमन ले लो, यहां देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो पाई 4 पाई कॉमन ले लो,
4 पाई जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 5 का स्क्वायर बचेगा। ओके, तो हाँ इधर क्या होगा, इधर तो पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, तो हाँ एक पाई से एक पाई कट जाएगा। ठीक है, अब इधर आर स्क्वायर का मान कितना आएगा 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू देखो 6 चौक 24 प्लस 5 बचे 25। अब 24 और 25 तो आप जानते ही हो कितना 49 आएगा। 20 20 40 में 49 49 कितना आएगा 49। हमको चाहिए आर, तो इसका अंडर रूट जब आप लोगे, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। जब आप अंडर रूट लोगे तो 4 का तो 2 आएगा, 49 का 7 आएगा, यानी कि रेडियस कितना आ गई, इसकी रेडियस 7 आ गई, सॉरी 14 आ गई, इसकी रेडियस 14। आपसे यही पूछा था कि इसकी रेडियस कितनी है, तो 14। इसकी मोटाई दी हुई है, मोटाई का मतलब कितना मोटा है, कितना मोटा है, इतना मोटा है 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है, मोटाई का मतलब हाइट दी हुई है। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, ये सारे सवाल आपके PYQ है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो अगले सवाल पर आने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं, सुनना। आपसे एग्जाम में इस बार सिलेंडर दे दिया है, आपसे 2 चीजें पूछता है, फेमस है सिलेंडर का, सिलेंडर का आपसे पूछेगा इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है, तो आपसे पूछेगा सबसे पहला इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, फिर आपसे पूछता है CSA, CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि अगर ये बेलन है, ये बेलन है, तो ऊपर वाले पेंदे को छोड़कर, नीचे वाले पेंदे को छोड़कर इसका जो वक्र है, जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसी जो कर्व दिख रहा है आपको, यही क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले CSA के बाद TSA पूछ ले, TSA ये भी पूछता है, इसका भी काम आता है। तो TSA क्या होगा, TSA हो जाएगा, TSA का मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया, टोटल एरिया। इस बार इतना का एरिया नहीं, इस बार इस पेंदे का भी एरिया जोड़ना है, इस पेंदे का भी एरिया जोड़ना है। तो आप देखो कि अगर ये बेलन है तो इसका ऊपर वाला टॉप वाला जो पेंदा है वो क्या है, तो वो है सर्कल, वो क्या है, एक सर्कल है। नीचे वाला जो पेंदा है वो क्या है, तो वो भी एक सर्कल है। तो 2 सर्कल का एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। 2 सर्कल का एरिया हमको जोड़ना होगा, 2 सर्कल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। जब हम इस पेंदे को जोड़ेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो इस 2 पाई आर एच में हमको इन 2 पेंदों का पेंदों का एरिया जोड़ना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन लोगे तो r प्लस एच यहाँ पर बचता है। तो ये आपका क्या हो गया सिलेंडर के बारे में। ठीक है, इतनी चीज आपसे पूछ सकती है। फिर इसके बाद आता है हमारा कोण, इससे भी सवाल बनते हैं और इस पर भी सवाल आए हुए हैं। इसका रेडियस ये होता है, यहां से अगर इसकी हम बात करें तो ये आपकी ऊंचाई होती है, h ऊंचाई होती है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये जो तिरछी हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, या फिर कर्ण बोलते हैं, एल होता है स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है, इसको हम एल बोलते हैं। एल निकालने का तरीका होता है कि देखो भाई ये पाइथागोरस नियम लग जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप एल स्क्वायर निकाल सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक है, फटाफट बता रहे हैं क्योंकि सवाल भी करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, इस सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर इसकी हम CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, पेंदे को छोड़कर, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो सिर्फ हम इसकी बात करें तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, वो पाई आर एल, पाई आर एल। अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करें, TSA बात करें, क्या बात करें, TSA, तो इस बार पेंदे का भी एरिया जोड़ना पड़ेगा, तो पाई आर एल प्लस पेंदे का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जब आप पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर बचेगा। ठीक है, और एल का आपको फॉर्मूला बता ही दिए, एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट करोगे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो अब करते हैं सवाल। आइए अगला सवाल करते हैं, सुनना। बोला क्या है, दो बोला, देखो सुनना, 2 मिक्सचर और 1 टीवी का मूल्य 7,000 है। सुनना,
2 मिक्सचर और 1 टीवी है का मूल्य 7,000 है। ठीक है, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सचर का मूल्य, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सचर का मूल्य है कितना, तो 9800 है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि 1 टीवी का मूल्य कितना होगा, तो ये तो आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आप 1 टीवी का मूल्य बोला है तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m हो जाएगा, इसको 2 से करोगे 4t हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 1 19, कितना आ जाएगा कहोगे हाँ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से घटा लो, और जो घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, 1 टी में से 4 टी घटाओगे तो -3t बराबर 7,000 को जब 19600 से घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये तो बड़ी वैल्यू है तो माइनस ही आंसर आएगा। 0 में से 0 0 6 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 1 12 600 आएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, 3t का मान आ गया 12,600, 3 से काटोगे 3 चौक 12 3 दूनी 6 42, तो 1 टीवी का कीमत कितना आ गया 4200, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिख ही रहा है, आप कर लोगे। ठीक है, सुनना, 2500 की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी बोला है कि प्रिंसिपल अगर 2500 है तो 7% की दर से, रेट अगर 7 है, टाइम कितना बोला है, तो टाइम बोल दिया है आपको, टाइम 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो क्या आप नहीं जानते हो कि 2500 का 5 से 7% में कितना होता है, तो आप कैलकुलेट कर दोगे, अरे भाई P इंटू आर इंटू टी लगाओगे बटे 100, यही तो एसआई का फॉर्मूला है। तो P आपका दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है, टी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो एसआई निकल जाएगा, तो 35 गुने 25, 35 गुने, अरे भाई 35 गुने 25 करोगे तो कितना आएगा, 25 75 750, 25 बचे 25 से 125, 5 2 7 875 रुपया। इसका सिंपल इंटरेस्ट 7 साल का होगा, 5 साल का होगा। ठीक है, 5 साल का 875 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल क्या है, सुनना कि 525 सेंटीमीटर लंबा और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्ग टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी है। यानी कि सुनना कि हमको छत को पक्का करना है। ठीक है, हमको छत को पक्का करना है, छत का जो डायमेंशन है वो है कितना, तो 525 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ा है 378 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसको पक्का करने के लिए इसमें टाइल्स लगाने की जरूरत है, टाइल्स लगाना है। तो अब उस टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, वर्गाकार टाइल्स लगाना है हमको। क्या करना है, एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो एक वर्गाकार टाइल्स की कम से कम क्या संख्या होनी चाहिए, एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है जिसकी कम से कम क्या संख्या होनी चाहिए, कम से कम संख्या होनी चाहिए एक वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए। ठीक है, इन दोनों डायमेंशन के लिए। तो अगर हमको कम से कम टाइल्स लगाना है तो साइज बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा। साइज अगर हम बड़ा से बड़ा रखेंगे तो कम से कम जगह घेरेगा, है कि नहीं, कम टाइल्स लगेंगी। जो साइज बड़ा करेंगे तो मेरे भाई हमको क्या देखना पड़ेगा, जो इससे भी कट, जो इसको भी काटे, जो इसको भी काटे, वह सबसे बड़ी संख्या, जो इसको भी काट दे वो इसको भी काट दे, तभी तो वो को बराबर मिलेगा। तो इसका HCF 378 और 525 का हमको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। जल्दी से बताओ इसका HCF कितना होगा। तो 8 5 13 15 8 7 15 7 7 4 11, अगर हम निकालें तो 4 3 147। क्या 147 को काटता है, तो 147 को नहीं काटेगा। 7 चौक 28, 4 चौक 16 17, नहीं इसको नहीं काटता है। ठीक है, जब ये नहीं काटेगा, इसका डिफरेंस पहले हम निकालेंगे डिफरेंस मेथड से। क्या इसे इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका फैक्टर डिवाइड करेगा। इसका फैक्टर होगा 7 गुने 21, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ 21। तो सबसे बड़ा कौन है, 21, क्या 21 को डिवाइड करता है, तो हाँ 21 को डिवाइड कर रहा है। 21 दूनी 42, 21, हाँ इसको 21 डिवाइड कर रहा है। क्या इसको 21 डिवाइड कर रहा है, तो कहोगे हाँ इसको भी 21 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको भी 21 डिवाइड कर रहा है। 21 दूनी 42, 10 21 25 25, ठीक है, इसको भी 21 डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, तो कहोगे हाँ 21 से कम 21,
बचा कितना, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, 3 2 168, 8 2 16, हाँ 21 इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो आपको इसका एचसीएफ हमारा आ जाएगा 21। 21 क्या आएगा इसका एचसीएफ, 21 क्या आएगा इसका एचसीएफ। अब हमको बोला क्या है, इस पूरे वर्गा, इस पूरे क्षेत्रफल में हमको पेंट या फिर पेंट वगैरह कर टाइल्स बिछाना है। तो इस टाइल्स की जो अधिकतम साइज होगा वो 21 सेंटीमीटर का होगा। इस टाइल्स की सबसे अधिकतम साइज 21 सेंटीमीटर का है। तो हमको पूछा सवाल में क्या है कि कितना इसमें हमको लगाना पड़ेगा न्यूनतम संख्या। क्या पूछा है कि इस पक्के करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, हम अगर न्यूनतम संख्या निकालना चाहते हैं तो हमको पहले इस पूरे फर्श का एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे फर्श का एरिया है कितना, तो 378 इंटू 525 बटे वर्गाकार टाइल्स का एरिया से भाग दे देंगे। वर्गाकार टाइल्स की एरिया से भाग दे देंगे। वर्गाकार टाइल्स की एरिया कितनी है 21, तो 21 का तो वर्ग का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। इसका 21 साइज है तो 21 का स्क्वायर इंटू 21। 21 से काटोगे 21 21 बचे 55 से 21 से काटोगे इसी 21 से 21 और 8 9 16 61 18 गुने 21 तो कितने नंबर हो जाएंगे, तो 18 गुने 25 यानी कि 25 कम 25 250, 25 200 यानी कि 450, यानी कि 450 कम से कम टाइल्स इसमें लगेंगे। 450 कम से कम इसमें टाइल्स लगेंगे। तो अगर नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ टाइल्स, तो याद रखना पहले आप जो डायमेंशन दिया हुआ है, जितने में आप टाइल्स लगाना चाहते हो उसका एरिया, जितने में टाइल्स का एरिया बटे जितना स्क्वायर आप काटे हो, स्क्वायर का एरिया, ईच स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया से आप भाग कर दोगे, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ, एक वस्तु को बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। सुनना मेरी बात को, कि अगर कोई व्यापारी 20 रुपए में सामान को सेल करता है, अगर कोई व्यापारी 20 रुपए में सामान को सेल करता है तो वो 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। अगर कोई व्यापारी 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब क्या हुआ आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया का सामान खरीदता है तो 10% का कोई लाभ कमाया है तो सामान कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, है कि नहीं। अगर कोई व्यापारी 10% का लाभ कमाता है तो सेल कितना में किया होगा, वो 110 में किया है। तो इसी प्रकार से अगर ये सामान 20 रुपया में बेचा है और 20 रुपया में सामान बेचकर 10% का लाभ कमाया है, यानी कि सामान एक्चुअली में बेचा कितना में होगा, 110% में, 110% में। क्लियर, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब आपको बोला है कि हमको 20% लाभ कमाना है। हमको कितना कमाना लाभ है, 20% लाभ कमाने के लिए 20%, सवाल कहाँ गया, 20% लाभ प्राप्त करना है। अब हमको कितना लाभ प्राप्त करना है, 20%, यानी कि अब हमको सामान कितने में बेचना होगा, तो अगर सामान को 100 रुपए का सामान है और हम 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो सामान को कितना बेचेंगे, 120% में। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो हमको सामान अब बेचना कितना में है, 120 में। तो जब हम 100%, यानी कि सुनो उल्टा इसको करते हैं, जब हम 110% में सामान को, जब हम 110% का लाभ कमाते हैं, जब हम 110% में सामान को बेचते हैं तो 20 रुपया में सामान को 10% के लाभ पर, यानी कि 110 में बेचे। लेकिन जब हम 120% में बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं, 120 में बेचना चाहते हैं तो कितना रुपया हमको मिलेगा। जब हम 110 में बेचे तो 20 रुपया मिला। 120 में जो हम लाभ कमाना चाहते हैं, 120 में सामान बेचना चाहते हैं, 120 में सामान हम बेचना चाहते हैं, तो कितना रुपया मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, तो 20 इंटू 120 बटे 110, आप यहीं से कैलकुलेट करो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 11 कितना, तो 12 दूनी 24, 2 0 है ना, है जी, 24 2 0 11 का 22, 2 0 11 का 11, 11 8 20, 11 9 0 11 8, यानी कि 21.8 रुपया का में हमको बेचना होगा सामान। अगर हम 21.8 पैसा में सामान को बेचते हैं तो हमको 120 का लाभ होगा, हमको 120 का, हमको 20% का लाभ होगा। ठीक है, जब हम 20 रुपया में सामान को बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ हुआ,
लेकिन जब हम 21.8 रुपया में सामान को बेचेंगे तब जाके हमको कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। आपसे पूछा है कितना ज्यादा में बेचना चाहिए, तो 20 रुपया है, अगर हम 1.8 रुपया ज्यादा कर देंगे तो हमको 20% का लाभ मिल जाएगा। 1.8 रुपया ज्यादा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 20% का लाभ मिल जाएगा। 20% का लाभ मिल जाएगा। तो 1.2 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1.82 है, तो हम 1.8 निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि साफ ही साफ बोला है इसका औसत ज्ञात करिए। 300, 129, 39, 120, 102, इसका आपसे औसत पूछा है। तो औसत का तो आपको मालूम ही है, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका एक डेविएशन मेथड भी होता है। पहले हमको तो आसान डाटा दिखाई दे रहा है, जोड़ लो 300, 400, 500, 600, 600, 20, 40, 20, 40, 40, 80, 80, 80 हो गया। 680, 80, 10, 90, 90, 10, 100, तो 700। तो आसान ही दिख रहा है। 700 बटे कै गो नंबर है? 5 गो नंबर है। 5 से गुना भाग कर दो। 700 को जब 5 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 5 चौक 20, 140। तो औसत कितना आएगा? 140। आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हो, लेकिन वहां डेविएशन आपकी जरूरत नहीं है, डेविएशन क्लास में वगैरह बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहीं बताएंगे, अभी समय नहीं है इतना। अभी सवाल सोल्व कर लूं कि एक, अब सुनना सवाल क्या बोला है कि एक किराने वाले ने 120 किलोग्राम और 125 किलोग्राम वाली दो किस्म की चाय को एक निश्चित अनुपात में मिलाया। समान बोला है कि एक दुकानदार 120 और 125 किलोग्राम वाले दो चाय को, इतना किलोग्राम वाले चाय और इतना किलोग्राम पर किलोग्राम वाले चाय को उसने एक निश्चित अनुपात में मिलाया। उसने एक निश्चित अनुपात में मिलाया, मिलाकर 112 किलोग्राम मूल्य वाली नई किस्म की चाय बनाई। इन दोनों को जब मिलाता है ना दुकानदार, तो एक नई किस्म की चाय बनती है। एक नई किस्म की चाय बनती है जो कि 122 रुपए पर केजी बनती है। 122 रुपए पर केजी। ठीक है, 122 रुपए पर केजी, यानी 120 रुपए पर केजी और 125 रुपए पर केजी को जब आपस में मिलाते हैं कुछ अनुपात में, तो 122 रुपए पर केजी का चाय तैयार होता है। तो आपको बोला है कि वो चाय को किस कीमत पर मिलाया, किस अनुपात में मिलाया होगा। तो आपसे पूछा है कि वो जो चाय है मिलाया है, तो वो किस अनुपात में मिलाया है। ठीक है, ठीक है ना। तो पूछा है कि नई किस्म की चाय प्राप्त करने के लिए दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो सुनना, ये मिक्सचर का सवाल है। हमको 125 में 100, देखो हमको 122 यूनिट बनाना है। 125 में से 122 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा यूनिट, 3 यूनिट कम करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से 120 से 22 बनाना है तो हमको 2 यूनिट ज्यादा करना पड़ेगा, 2 यूनिट ज्यादा करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर हमको 125 है और हमको 122 बनाना है चाहे, तो क्या करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा। 3 देखो कम, 3 देखो कम करोगे 125 में तो 22 यूनिट चाय बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से 120 में देखो 2 कम करोगे, 2 जोड़ोगे तो 122 बन जाएगा। कहोगे हाँ, तो कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 3:2 में मिलाना पड़ेगा। बस सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल पढ़ेंगे। रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। रवि जो है अपने विलेज से कॉलेज रवि कितने की स्पीड से जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवि जाता है। ठीक है, रवि की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है। ठीक है, रवि की स्पीड। ठीक है ना, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस भी आता है। और इसी रास्ते से, जो ये रास्ता है, इसी रास्ते से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। इसी रास्ते से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवि वापस आ जाता है अपने घर। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, क्योंकि हर बार ये स्पीड अलग अलग है। अब बोला है कि ये सारे काम में यदि उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है, इस पूरे में इसको टाइम कितना लगा?
तो इस पूरे में इसको टाइम लगा 9 घंटे का, 9 आवर का। तो बोला है विलेज से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, विलेज से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, ये आपसे पूछी गई है। तो देखो ऐसे सवालों को हम दो तरीके से करते हैं, सुनना। जैसे पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1, अगर कभी भी ए और बी है, ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कहोगे हाँ। मान लो कोई व्यक्ति ए से बी जाता है S1 स्पीड से, ए से बी जाता है S1 के स्पीड से, और डिस्टेंस सेम ही है, और वापस आता है S2 के स्पीड से, वापस आता है S2 के स्पीड से। ए से बी जाता है S1 की स्पीड से, वापस आता है बी से ए S2 की स्पीड से, ठीक है। और इस पूरे कार्यक्रम में टोटल जो टाइम लगता है, मान लेते हैं टी लगता है, टोटल टाइम टी लगा। तो हमको डिस्टेंस पूछता है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका हो जाता है इस केस में S1 इंटू S2, S1 और S2 के मल्टीप्लाई प्लस S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल टाइम। ये एक तरीका होता है बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला या फिर कहो कंसेप्ट बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला जाओगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या है तो वो सुनना। अगर फॉर्मूला याद करना नहीं चाहते हो तो आप इतना जानते होगे कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस अगर फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, तो जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है वो वही उल्टा हो जाएगा टाइम के, टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है, ये आप जानते होगे अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मेरे प्यारे भाई यहाँ स्पीड कितनी है 5, स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो कितना है यहाँ देखोगे तो स्पीड देखोगे, अगर डिस्टेंस यहाँ तो फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो इतना ही है, तो स्पीड 5 और 4 है, स्पीड का रेशियो 5 से 4 है, स्पीड का रेशियो 5 से 4 है। तो आप बताओ कि टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो के उल्टा। तो अगर 5 रेशियो 4 है स्पीड का, तो स्पीड का उल्टा टाइम है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4 से 5। उल्टा करोगे, अगर 5 से 4 है तो 4 से 5 हो जाएगा, कहोगे हाँ उल्टा करना होगा, बिना फॉर्मूले का बात कर रहे हैं यहाँ। तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा, तो उल्टा करना पड़ेगा। अगर स्पीड 5 से 4 है तो टाइम 4 से 5 होगा, उल्टा करना होगा, कहोगे हाँ अगर डिस्टेंस फिक्स है तो। अब देखो टोटल यहाँ टाइम 4 से 5 लग रहा है, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ 4 लग रहा है, यहाँ 5 लग रहा है, जाने वक्त 4 लग रहा है, आने वक्त 5 यूनिट लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है तो कहोगे 9 यूनिट टाइम लग रहा है हमको टोटल। लेकिन आपको बोला कितना है कि टाइम लग कितना रहा है 9 घंटा, तो 9 यूनिट ही 9 घंटा के बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट कितने घंटे के बराबर होगा, तो 1 घंटे के बराबर होगा। तो या तो यहां से डिस्टेंस निकाल लो या तो यहां से निकाल लो। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 4 घंटे के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर तो 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर। अगर अगर जाने वक्त 4 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टाइम अगर 4 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो 20 मीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं बोलो, तो हाँ 5 20 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर जाने वक्त स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम हमको जाने वक्त 4 घंटा लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस होगा 20। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहाँ 5 है तो 1 यूनिट में 1 घंटा, तो 5 यूनिट में कितना लगेगा, तो 5 घंटा। तो जाने वक्त हमको टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे का टाइम लग रहा है, स्पीड कितना है जाने वक्त 4 घंटे का। अगर 4 घंटे के स्पीड से हम 5 घंटा चलते हैं तो हमको 20 किलोमीटर ही तो डिस्टेंस जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपसे डिस्टेंस ही पूछा है तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर होगा। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप बेसिक से भी कर सकते हो, आपको जैसे मन वैसे करो। चलो अगला सवाल है, सुनना कि समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। सुनना, दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, दोनों समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। पहला ट्रेन दौड़ रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी ट्रेन दौड़ रही है 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
ठीक है, ठीक है, कहोगे हाँ। ये दोनों जो है ना आपस में जो मिलती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो टाइम है 21 सेकेंड। 21 सेकेंड का वो टाइम है, 21 सेकेंड का। सुनना, टाइम कितने का है? 21 सेकेंड का। तो पूछा है, हाँ, उनमें से यदि एक ट्रेन की लंबाई 290 है, मानते हैं कि इसकी लंबाई 290 मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई एल मान लेते हैं, और इसकी लंबाई भी आपको मीटर में ही बतानी है। अगर याद रखना कि अगर कभी की मीटर और सेकेंड दिया हुआ हो और मीटर में ही आंसर पूछा हो, तो घंटे को भी किस में कर लो? किलोमीटर को मीटर में कर लो, किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, और किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकेंड में, अगर उत्तर मीटर में पूछा है तो। चलो, अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आप गौर से बताना तुमको क्या किससे गुना करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। तो पहले हम यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड को हम क्या करते हैं ना, स्पीड S1 की स्पीड को हम 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45 इंटू 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 से काटोगे तो 9 18, 9 45, 25/2। S2 करते हो तो S2 जब करते हो तो 51 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रति घंटे को, तो इसको भी जब 18 से भाग करते, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 5/18 भाई, 3 छक 18, 3 से काटोगे तो 77, 51, 17 बचे 85/6। ठीक है ना? यार कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब कंसेप्ट लगाओगे कि एक रेलगाड़ी जब एक दूसरे एक्सक्यूज मी एक रेलगाड़ी जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो वो कितना लंबा, कितना डिस्टेंस जाएगी? तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर। यानी कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस कितना जाएगी? दोनों ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर, यानी कि 290 प्लस एल। ठीक है, डिस्टेंस इतना जाएगी। आपसे क्या पूछा है? लेंथ पूछा है। 21 सेकंड में ये पार कर रही है। ठीक है, तो आपसे जब डिस्टेंस इतना चलेगी, कितना डिस्टेंस चलेगी? 290 प्लस एल। स्पीड क्या है? तो स्पीड ये रहा। अब देखो, जब एक दूसरे की और ट्रेन आती है ना, एक दूसरे की और, ये S1 से ये S2 से जब एक दूसरे की और आती है, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है ना, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो S1 प्लस S2 होता है। S1 प्लस S2 होता है। और जब कभी ट्रेन एक ही दिशा में हो, S1 स्पीड से S2 स्पीड से, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ S1 माइनस S2 होता है। ठीक है, यहाँ पर S1 बड़ा होता है, S2 छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ देखो, एक दूसरे की और आ रही है, एक दूसरे की और आ रही है, तो यहाँ S1 प्लस S2 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हो गया, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 25/2 है और ये 85/6 है। तो हम 25/2 85/6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो कहोगे टोटल 6, 3 बचे थे 75 प्लस 85। ठीक है, तो 5 5 10, 8 7 15, 116, 160/6, यानी कि जब काटोगे 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 80/3, यानी कि स्पीड कितना आ गया? 80/3। स्पीड कितनी? 80/3। 80/3 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइम कितना लग रहा है? 21 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 21 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 3 सत्ते 21, तो 290 प्लस एल बराबर 8 सत्ते 56 इंटू 56। अब एल का मान तो आप निकाल ही लोगे, उधर लेके जाओगे तो 560 में से 290 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 0। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 7 16, ये कितना? 4 2 2, कि 270 मीटर इसकी लंबाई होगी। 270 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल बोला है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष पीछे, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष पीछे, 4 वर्ष पीछे, 4 ईयर पहले। अरे यार, 4 ईयर पहले अगर हम बात करते हैं तो उसका अनुपात
2:3 दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 4 वर्ष बाद बताइए, 4 वर्ष बाद बताइए कि उसका अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो आगे बता देते हैं, सुनना। देखो, अनुपात 3 से 2 हो गया 4 वर्ष में, यहां भी 4 से 3 हो गया, तो अनुपात कमा कितना, 1 यूनिट कमा है। यहां भी देखो 1 यूनिट कमा है, तो एक ही यूनिट का तो मान 4 है, यानी कि यहां हम अगर देखते हैं तो 1 यूनिट का ही तो मान 4 है। 4 वर्ष पहले यहाँ कमा कितना साल है, 4 साल कम गया है। यहाँ यूनिट कितना कमा है, 1 यूनिट कमा है, तो 1 यूनिट का मान ही तो 4 वर्ष है। 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है। हमको अगर 3 यूनिट का मान निकालना है तो क्या आएगा, तो 4 के 12 वर्ष, यानी कि राम का जो परसेंटेज है 12 वर्ष है। और श्याम का परसेंटेज, अगर 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है तो 4 यूनिट का मान कितना, 16 वर्ष होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता था राम की प्रेजेंट एज कितनी है, श्याम की प्रेजेंट एज कितनी है। तो राम की प्रेजेंट एज 4 साल है, श्याम की प्रेजेंट एज 16 साल है। लेकिन पूछा है कि 4 साल बाद, जब 4 साल बाद पूछा है तो 4 साल जोड़ दोगे तो 12×4 16 और 16×4 20, तो 16 और 20 का अनुपात 4:5, 4:5। अब यहां से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे कि अगर 4 साल का मान 1 यूनिट है तो 8 साल का मान निकाल सकते थे। ऐसे ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 4:5 आ गया। ठीक है, 9 संख्या का औसत 3 है। ठीक है, ये 9 नंबर का जो एवरेज है, 9 नंबर का एवरेज वो 3 है। ठीक है, बोला 8 संख्याओं का औसत 2 है, 8 नंबर का औसत 2 है। ठीक है, तो 9वीं संख्या का औसत क्या है, तो 9वीं 9th नंबर का औसत क्या है, ये आपसे पूछा है। सुनना, ये टोटल 9 संख्या है, तो बोला है 8 संख्या जो है, 8 संख्या का औसत आपको दे दिया है। यहाँ नंबर लिखते हैं, यहाँ एवरेज लिखते हैं। ठीक है, 8 संख्या का जो एवरेज है वो आपको 2 दिया हुआ है। तो टोटल 9 संख्या है, 8 संख्या का एवरेज दे दिया, तो बचा एक ही संख्या ना, एक ही संख्या ना, बचा एक संख्या जिसको हम 9th नंबर बोलेंगे। तो यही एक संख्या बचा जिसको हम 9th नंबर बोलेंगे। 9वीं संख्या यही ना है, कहोगे हाँ। तो बचा ये एक संख्या, तो इस एक संख्या का औसत क्या है यही निकालना है। और टोटल 9 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 3। टोटल 9 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 3। तो देखिए कैसे करना है, डेविएशन लगाना है। अगर टोटल 9 संख्या का औसत 3 है तो इसका भी 3 आना होगा, इसका भी 3 आया होगा, तभी तो ये 3 आया होगा। लेकिन इसका 2 है, तो मेरे प्यारे भाई हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 1 हो गया। हाँ, तो इसका भी डिवीजन 3 है, इसका भी 3 है, तो इसका भी 3 होगा, तभी तो औसत 3 आया होगा, कहोगे हाँ। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तभी औसत 3 आया है। लेकिन इसका 3 थोड़ा है, 3 से 1 कम है, यानी कि 8 का 1 कम है। तो यहाँ 8 का 1 हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ 8 का 1 कम है, तो यहाँ 8 का 1 हम ज्यादा कर देंगे। अब जितना ज्यादा किए हैं तो किसमें किए, निकालना क्या है, 9वीं संख्या, यानी कि 9वीं संख्या है कि एगो है 9वीं संख्या, तो 1 पर से भाग दे देंगे। 1 से 1 काट दोगे तो ये 3 प्लस ये 8 कितना आएगा, 11। इसका कितना आ गया, 11। एक संख्या का एवरेज कितना आया, 11। ठीक है, ठीक है, ओके। एक संख्या का एवरेज कितना आया, 11। आइए, एक संख्या है क्या, तो 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या का एवरेज कितना आया, 11। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक के ऊपर, सवाल सुनना पहले। एक बेलनाकार टैंक है, ठीक, एक बेलनाकार टैंक है। ये जो बेलनाकार टैंक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर की है, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी 5 मीटर की है। अब इस टैंक के ऊपर, इस टैंक के ऊपरी सतह पर, इस टैंक के ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या, इसकी ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा वृत्त खंड काट लेते हैं, एक छोटा वृत्ताकार छेद कर देते हैं। यानी कि इसके ऊपरी सतह पर, इस टैंक के ऊपरी सतह पर, इस टैंक के ऊपरी सतह पर हम एक वृत्ताकार छेद कर देते हैं, जिसका रेडियस है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर रेडियस
क्या एक वृत्ताकार छेद कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब बताओ कि इस टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सुनना, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 2πr/h, हम अभी लिखवाए हैं, प्लस दोनों पेंदे का एरिया, तो इस पेंदे का एरिया πr² प्लस इस पेंदे का एरिया क्या है, सुनना, इस पेंदे का एरिया यही ना है, हाँ, कि इसका रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक है 0.5 और यहां से यहां तक है पूरा कितना, ये कितना है, तो ये 5 है, 0.5 रेडियस है। तो हमको बस इतना का ना एरिया चाहिए, बस हमको इतना का ना एरिया चाहिए, क्योंकि ये तो छेद है, ये छेद है, तो हमको बस इतना का एरिया चाहिए। इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये रिंग का एरिया नहीं निकाल सकते हो, तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से छोटा सर्कल घटा दोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। हाँ, तो पाई आर बड़का जो रेडियस है, बड़का रेडियस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, इस छोटा वाला जो एरिया घटा देंगे तो हमको ये पूरा निकल जाएगा। तो हाँ, तो ये जो डिस्क का निकालना है, ये जो डिस्क का एरिया निकालना है, जो डिस्क का एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, बड़का सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। हाँ, तो आइए, तो यहाँ को करना पड़ेगा पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर छोटका, ये बड़का ही मानो, इसको बड़का ही मानो, इसको भी बड़का ही मानो रेडियस पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहां से देखो, आप गौर करो तो पाई आर स्क्वायर गौर करो तो देखो पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, तो पाई ले लो कॉमन, ठीक है। अब इस नंबर पुट कर लो, 2 इंटू पाई, रेडियस है 5, एच है 10, पाई रेडियस है कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस पाई इंटू R1 रेडियस कितना है 25 माइनस पाई इंटू रेडियस कितना है, तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इनकी 0.25, ठीक है। अब पाई सबसे ले लो कॉमन, जब पाई कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, सुनना, ये 5 दूनी 10, 10 का 100, ठीक है ना, प्लस ये 25 प्लस ये भी 25 माइनस ये 0.25, 25 25 50 150, ये कितना आया 150 माइनस 0.25, 150 में से 0.25 घटाओगे 25, ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर लो, हटाओगे तो नीचे 100, काटोगे तो 1/4 तो हो गया। हाँ, तो 1/4, 4 से मल्टीप्लाई 15×60, 600 में से 1 घटा के बटे 4, पूरे पर पाई यानी कि 599 बटे पाई बटे 4, क्या गया इसका एरिया, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, तो यही सवाल थे, ठीक है। देख लो भाई, एक सवाल आपके होमवर्क के लिए भी हम स्क्रीन पर लगा देंगे, उसको भी करने का, अरे 599 बटे पाई, इसको मिटा दिया, ये होगा, ठीक है। तो भाई देख लेना, एक सवाल आपके होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर कोशिश करना वो सवाल आप कर लो, वो पाई चार्ट पर बेस्ड सवाल होने वाला है, ठीक है। नहीं होगा तो अगली क्लास में हम उसको भी करवा देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके बाय।